तो तीसरे चरण का मतदान अभी भी चल रहा है। हालांकि अब 1 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। वोटिंग परसेंटेज लगातार इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो ये वोटिंग परसेंटेज अब 50% के आसपास अभी ये पहुंचा है। इसलिए इसको आप ये कह सकते हैं कि ये वोटिंग परसेंटेज अभी काफी कम नजर आ रहा है, क्योंकि 2017 से अगर आप तुलना करेंगे तो लगभग 64 दशमलव कुछ प्रतिशत के आसपास वोटिंग इस थर्ड फेज के अंदर हुई थी। लेकिन उस हिसाब से चूंकि अब 1 घंटे का समय बचा है, देखना यह है कि क्या ये जो मत का प्रतिशत है वो और बढ़ता है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर आपने देखा है कि कुछ पोलिंग अच्छी हुई है। खासतौर से ललितपुर के इलाके में आपने देखा कि जो सर्वाधिक परसेंटेज है वोटिंग का वो देखने को मिला है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर ओवरऑल आप देखेंगे ऑन एन एवरेज जिसको हम कहते हैं, तो वो वोटिंग परसेंटेज अभी कम नजर आ रहा है। लेकिन ये कम होता वोटिंग परसेंटेज ये किस ओर इशारा कर रहा है, इसके क्या मायने हो। और अभी तक अगर आप पहला दूसरा चरण अगर आप देखें तो उसके हिसाब से अगर आप आगे इसको कंटिन्यू करते हुए देखें तो ये जो ट्रेंड है वो क्या बता रहा है, हम इसी पर चर्चा करते हैं। और कुल मिलाकर के ये जो तीसरा चरण है इसमें अब तक का जो ट्रेंड है वो क्या कहता हुआ नजर आ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जनार्दन जी बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। जनार्दन जी, कैसे इसको आप देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट फेज में भी देख रहे हैं कि जो पोलिंग का परसेंटेज था वो कुछ घटा था, सेकंड फेज में भी जो 17 का परसेंटेज था उससे कम नजर आता है, और अब 22 अब ये जो थर्ड फेज है यहां पर भी हमको ये दिख रहा है कि वोटिंग का परसेंटेज अभी 5 बजे तक का 50% के आसपास है। ये ट्रेंड क्या दिखा रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि अभी शुरुआत में जो एक थोड़ा बढ़त दिख रही थी, लेकिन अभी परसेंटेज ओवरऑल काफी कम आ रहा है, लोग कम निकले हैं। और जो कारण है वो एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है, सत्ता में थोड़ा सा जो एक एक वो बना हुआ था। और काफी कारण हो सकते हैं चीजों को लेकर, लेकिन हाँ, इस बार वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा, जबकि एक अवेयरनेस को लेकर बड़ा एक प्रोग्राम चलाया गया और सभी लोगों ने इसके मतदान के लिए काफी प्रयास किए। लेकिन करीब 10% जैसा है, अभी भी कम है पिछले चुनाव से लग रहा है। हम्म। लेकिन जनार्दन जी, इसको आप कैसे देखेंगे, चूंकि अलग अलग तरह से हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज इसको अलग अलग तरह से इंटरप्रिटेट करती हैं। आज सभी पार्टियां ये कहती हैं कि उनके फेवर में, खासतौर से जो विपक्ष में है उसको ये लगता है कि ये उसके फेवर में जा रहा है। सत्ता पक्ष ये कहती है कि क्योंकि कोई सत्ता परिवर्तन करना नहीं चाहती है जनता, इसलिए उस तरीके की इंटेंसिटी दिखती नहीं है। लेकिन आपका अपना अनुभव क्या कहता है, क्योंकि 17 में जो पोलिंग हमको 64% के आसपास दिखती है, अगर वो अभी हम 5 बजे तक देखें तो ये 50% के आसपास पहुंच रही है। ये दर्शा क्या रहा है ट्रेंड, और कम होना प्रतिशत के हिसाब से क्या सत्ता के पक्ष में आपको नजर आता है कि लोग बदलाव नहीं चाह रहे हैं, इस थ्योरी पर आप जाएंगे, या जो विपक्ष कह रहा है कि नहीं अब ऊब चुके हैं या कैंडिडेट से नाराजगी है इसलिए जो उनका अपना खुद का वोट बैंक है वो वोट करने के लिए निकला हुआ है। दोनों में से आपको स्ट्रांग क्या नजर आता है, और ये जो अभी तक का पैटर्न है इसको कैसे समझाएंगे और दर्शकों के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा भी कि पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज इतना ऊपर बढ़ा था, तो भाजपा ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भी किया था। उसी उसी को अगर हम लोग फॉलो करते हैं, उसी चीज को मद्देनजर रखते हैं, तो जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि सत्ता को और शासन को हो सकता है कि उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हो। और अभी इन चीजों से कोई भी मायने निकालना या किसी चीज को, वो थोड़ा सा शीघ्रता होगी इस चीज में, काफी कारण मैंने कहा ही काम करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से विपक्ष भी दावे कर रहा था कि वो 300 350 पार कर देंगे, और जिस हिसाब से सत्ता पक्ष की भी यही दावेदारी थी, तो उतना उत्साह जो मतदाताओं में देखने को इस बार नहीं मिला, ये स्पष्ट है। हम्म। लेकिन जनार्दन जी, वोटिंग का परसेंटेज कम होना, इसका आकलन कोई किसी भी तरह करे, अपने फायदे के लिए बताए या ये कहे कि दूसरी पार्टी को नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर मतदाता घर से बाहर नहीं निकल रहा है या वो वोट करने के लिए बूथ तक नहीं जा रहा है, तो ये इसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती है? क्या लेथार्जिक है इसलिए नहीं निकल रहा है, या लोकल कैंडिडेट्स को लेकर के जो एक कहा जा रहा है कि नाराजगी हो सकती है लोगों के अंदर, ये बात आपको लगती है, या इसके कुछ और कारण भी आपको नजर आते हैं कि वोट करने के लिए जो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसको कैसे देखिए, देखेंगे ये आप? बहुत ही गंभीर विषय है। देखिए, मतदान और जो ये इलेक्शन का पर्व है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है। सरकारें करोड़ों रुपए, इतने बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है एक इस इलेक्शन को पूरा कराने में। और अगर हम लोग इस चीज को सक्सेसफुली नहीं करा पाते, तो ये बहुत प्रश्न और बहुत स्टडी का ये एक शोध का विषय है कि क्यों लोगों में रुचि खत्म हो रही है। एक तरफ आप कहते हैं कि हर एक व्यक्ति का वोट जरूरी है, अगर
50% से कम लोग वोट करके सरकार बना रहे हैं, तो क्या वो 50% जो जिन्होंने वोट नहीं दिया, क्या उनको उनकी कोई भागीदारी नहीं बनती है? एक और मांग पहले भी उठ चुकी है कि हर व्यक्ति का वोट अनिवार्य किया जाए और उसको कार्ड से जोड़ा जाए, जिससे ये पता चल पाए कि इन्होंने नहीं दिया। तो इस तरह की बातों को भी आगे मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को सामने समझना पड़ेगा और जनता के बीच में भी ये रखना पड़ेगा। देखिए, आपका विरोध या समर्थन किसी पर्टिकुलर पार्टी या कैंडिडेट से हो सकता है, लेकिन ये जो मतदान का पर्व है, ये लोकतंत्र का पर्व है। ये आपके विरोध या आपके उससे नहीं ऊपर नहीं, बिल्कुल सही है। उठकर लेकिन सामने जनार्दन आने जी, की इसीलिए चीज मैंने है। पूछा ना। देखिए भाई, मतदाताओं को एक ऑप्शन नोटा का भी है। अगर आपको कैंडिडेट बिल्कुल। पसंद नहीं है, आपको कोई पसंद नहीं है, तो आप नोटा भी दबाइए, लेकिन घरों से बाहर निकलिए। क्या राजनीतिक तौर पर जो हम लोग देखते हैं, प्रचार पर जो फोकस होता है, वो फोकस इस पर नजर नहीं आता कि मतदाता को घर से बाहर निकाला जाए, उसको अवेयर किया जाए कि कम से कम अपने मत का इस्तेमाल वो करे? क्या इसके पीछे की ये वजह भी आपको नजर आती है, इसलिए लोगों बिल्कुल की सही आपने उदासीनता है? कहा कि देखिए, हम लोग बात करते हैं अपने राइट्स की, हम लोग बात करते हैं कि हम हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिए। राइट के साथ में हमारी ड्यूटीज भी हैं, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, हमारी डेमोक्रेसी के प्रति ड्यूटीज भी हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हम लोग अपनी उसमें चीजों में बातें करके और राष्ट्रवाद को जगा सकते हैं, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती कि वो सामने आए और ऐसी चीजों में तो एक जो अनिवार्य करने की बात हो रही थी उसको भी सामने रखना चाहिए। क्योंकि अगर मैं फिर से वही बात कहूंगा कि अगर आधी से ज्यादा जनता अगर वोटिंग ही नहीं करने आ रही है, तो फिर बिल्कुल। इतने बड़े पर्व का मतलब क्या निकलेगा? हम्म। चलिए, हम लोग अभी भी उम्मीद ये करते हैं कि अभी भी जो समय बचा है, लोग बाहर निकले, कम से कम अपने मत का इस्तेमाल जरूर करेगा। और आपके क्षेत्र में ये पोलिंग हो रही है, इंडिया न्यूज लगातार आपसे अपील कर रहा है। जनार्दन जी, अब दूसरे विषय पर आते हैं। एक तो पहले हम लोग 2017 में अगर देखें तो ये जो थर्ड फेज है, जहां पर 59 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई, इसमें 49 सीटें ऐसी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 8 सीटें समाजवादी पार्टी अपने हिस्से में करने में कामयाब रही थी, 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिल गई थी। लेकिन इस बार आपको जो मुद्दे उठ रहे हैं, या इस समय जो जिस तरीके का ट्रेंड आप देख पा रहे हैं, चाहे हम लोग वोटिंग पैटर्न पर देखें या लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं के तौर पर समझने की कोशिश करें, तो एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप इसका आकलन कैसे करेंगे? क्या थर्ड फेज, जिसको यह माना जा रहा है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी की जो राह है वो आसान होती, क्योंकि पहले के 2 चरण तो निश्चित तौर पर बहुत चुनौतीपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए भी माने गए हैं, हालांकि 17 में उस मिथ को भी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा था। क्या यहां पर आपको लग रहा है कि चैलेंजेस हैं इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, और बड़ा मुश्किल होगा 2017 के उस प्रदर्शन को दोहरा पाना या रिपीट कर पाना? देखिए, ये एक जो जिसको हम लोग अपने उसमें कहते हैं कि एक हवा सी बनाई गई थी कि एक भाजपा का विरोध है चीजों। पहले 2 फेजेस में जो लोगों से डायरेक्ट बात हुई, जो वहां के लोगों का ट्रेंड निकल के आया, जो वहां के जिम्मेदार लोग हैं, ऐसा कहा गया कि देखिए, रुष्ट है लोग, बहुत सत्ता से बहुत खुश नहीं थे जो कुछ लोग, लेकिन फिर भी वोटिंग का जो मतलब एक झुकाव था, वो दिखाई दिया कि उधर ही जा रहा है। तो ये कहना कि पूरी तरीके से भाजपा बाहर थी लड़ाई से, ये अभी इतना ये कहने में बहुत जल्दबाजी होगी। और साथ ही साथ देखिए, जो भाजपा ने जितना अच्छा प्रदर्शन पिछली बार किया था, कई कारण ऐसे बन रहे हैं जिसमें वो प्रदर्शन देखने में मुझे नहीं लगता कि उतना बेहतर वापस आएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बिल्कुल वहां से चीजें एकदम बदल चुकी हैं और जनता ने उखाड़ फेंकने का मन बना लिया, ये भी ऐसा नहीं है जो एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है। जनार्दन जी, एक सीट जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा थर्ड फेज के अंदर हुई, वो करहल की है, अखिलेश यादव की। और विगत दिनों हम लोगों ने देखा कि चुनाव प्रचार के लिए मुलायम सिंह यादव खुद बाहर आए। पूरा हम लोगों ने देखा कि जो यादव परिवार है वो रथ पर सवार था, लोगों से अपील हो रही थी कि वोट किया जाए। उधर एसपी सिंह बघेल अपने दावे कर रहे हैं कि भाई उनको जो जीत है उसको देखते हुए ये जो पूरा इस तरीके की कवायद समाजवादी पार्टी की देखने को मिल रही है। लेकिन करहल सीट का विश्लेषण आप कैसे करेंगे? क्योंकि एक तो पारंपरिक तौर पर ये समाजवादी पार्टी की सीट के तौर पर जानी जाती है, लेकिन इस समय जो मौजूदा परिस्थितियां या जो स्थितियां बन रही हैं, उसमें करहल सीट आपको कैसे नजर आती है? एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपका आकलन चाहूंगा मैं। देखिए, जो उधर का क्षेत्र है वो निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के प्रभाव का क्षेत्र है। आपने देखा कि वहां पर जो विरोधी पार्टी, विपक्षी पार्टी के नेता, उनका विरोध भी कई जगह सामने आया। बघेल जी के पूरे कारवां पे हमला किया गया, चीजें हुई और काफी चीजें उसमें आई जिसपे आरोप प्रत्यारोप का एक सिलसिला चला। और जो समाजवादी पार्टी के पूरे परिवार ने निकल के कैंपेनिंग शुरू करी।
अखिलेश जी काफी बार वहां पे गए, तो उनको भी ये था कि लोगों से कनेक्ट तो जरूर करना है, लेकिन आज भी स्थिति यही दिखाई देती है कि वहां पर जो परिवार का, यादव परिवार का जो एक प्रभाव है वो आज भी कायम है, और उनको कहीं न कहीं उस चीज का लाभ मिलता रहा भी है, और आगे इसमें भी यही दिखाई दे रहा है। चलिए, हमारे साथ रजा रिजवी जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजा रिजवी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। रजा रिजवी जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगा, चूंकि एक तो वोटिंग का जो हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं, फर्स्ट फेज से सेकंड फेज से फिर थर्ड फेज तक आते आते, चूंकि अब तो 6 बजने में ज्यादा समय नहीं है, अभी ओवरऑल हम लोग देख पा रहे हैं तो 50% के आसपास ही हमको दिखता है। एक तो ये जो गिरता हुआ वोटिंग परसेंटेज है, इसका आकलन आप कैसे करेंगे, और ये थर्ड फेज, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपका एक रिएक्शन चाहता हूं मैं। देखिए, जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तब ये पता चलता है कि जो कंटिन्यू सरकार है, उस सरकार के ज़्यादातर लोग उसके खिलाफ होते हैं। तब आम जनता में एक जोश होता है, और उस जोश के तहत परसेंटेज जो है, वोट परसेंटेज बढ़ता है कि भैया हमें इस सरकार को हराना है, हर हाल में हराना है, गिराना है। अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है तो मेरा अपना यही विचार है कि वोट परसेंटेज बढ़ने का कारण ये होता है कि जो मौजूदा सरकार है उसको हटाया जाए। लेकिन जब वोट परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है तो उससे ये नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस चक्कर में लगे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी को हराना है। लेकिन आप देखिए कि जो 2 फेज़ के चुनाव हुए हैं, आज तीसरे फेज़ का चुनाव है, ये टोटल मिला लीजिए तो 172 सीट का चुनाव लगभग 6 बजे तक खत्म हो जाएगा। ये आपका जो है 57 सीट का पहले, सबसे पहले 58 हुआ, फिर 55 हुआ, फिर 59 का, इसमें 140 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अब जो आपका झांसी मंडल है, झांसी मंडल में आपके टोटल जो है वो सीट आती है, 4 विधानसभा झांसी से है, 2 आपके जो है वो ललितपुर से है, और 3 आपका जो है जालौन से है। तो भारतीय जनता पार्टी झांसी में मंडल में 9 में से 9 सीट जीती थी। और आपका जो कानपुर मंडल है, कानपुर मंडल में आप देखिए कि कानपुर मंडल में जो है वो 6 जनपद आते हैं और 27 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी 2017 में वहां 22 सीट जीती थी। तो अब कहने का मकसद है, अगर वो उसमें 4 जो है समाजवादी पाई थी और 1 कांग्रेस पाई थी कानपुर नगर के अंदर, कानपुर मंडल में। और कानपुर मंडल के अंदर आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण लोग लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो एक मुख्यमंत्री के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, और उनका पहले ही समझिए थर्ड फेज में चुनाव हो रहा है। योगी जी का तो जब गोरखपुर मंडल का चुनाव होगा तब गोरखपुर वाले फेज में जाएंगे वो, आप समझिए। तो पहला ही एक मुख्यमंत्री का जो है परीक्षण और टेस्ट और एग्जाम होने वाला है करहल के अंदर। आप आ जाइए कानपुर के अंदर मंडल में, तो कानपुर के अंदर आप समझिए कि महाना जी है, सतीश महाना है, अग्निहोत्री जी है, और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण अधिकारी लड़ रहे हैं जो आपके कानपुर के ही पुलिस कमिश्नर थे, असीम अरुण साहब, वो जो है कन्नौज से लड़ रहे हैं। तो अच्छा, और ये बेल्ट जो मानी जाती है, थर्ड बेल्ट, ये आलू बेल्ट मानी जाती है और यादव बेल्ट मानी जाती है। 36 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में आलू की बुवाई होती है। मैं आपको बताता हूं, मेरी ससुराल है फर्रुखाबाद, मैं बाई रोड फर्रुखाबाद जब भी जाता था, जब आलू का सीजन होता था, तो मैं देखता था शीतगृह से निकाल के लोग आलू को बाहर सड़क पे भेज देते थे। कहते साहब इतना पैसा हमें नहीं मिल पा रहा है आलू बेचने में कि हम आलू शीतगृह में जो है वो हम अपना आलू रख सकें, आलू रख के पैसा दे सकें, उठा लेते थे। तो सरकारों को चाहिए कि आलू की फैक्ट्री लगाएं, चिप्स बनाएं और अच्छा उद्योग चलाएं, जिससे किसान वहाँ के मजबूत हो सके। अब देखना यह है भाई, यादव ज़्यादा वहाँ है ही है भाई, आप जानते हैं, चाहे वो औरैया हो, चाहे वो जो है इटावा हो, चाहे वो फिरोजाबाद हो, और चाहे आपका कानपुर नगर हो, जितने भी ये विधानसभाएं पड़ती हैं उसमें यादव बेल्ट ज़्यादा हैं। अब ये करहल के अंदर जो आप देखिए, मुलायम सिंह यादव कहीं विधानसभा में, किसी विधानसभा में नेताजी नहीं गए हैं, लेकिन करहल में वो जरूर गए हैं। क्योंकि करहल में इसलिए भी गए हैं कि करहल के वो एमएलए रह चुके हैं, और करहल में वो उन्होंने बहुत काम किया है। करहल में अपने पिताजी जी के नाम इंटर कॉलेज खुलवाया, कई काम किया। तो अब उनको वहां ले जाकर के ये बताना था कि जो हमारी पुश्तैनी सीट है, जहां से हम लड़ चुके हैं, वहां से मेरा बेटा लड़ रहा है, और बघेल जी लड़ रहे हैं।
बघेल के बारे में आप जानते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर तो हैं ही हैं, जी। साथ ही साथ वो मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा में भी रहे हैं। और बघेल का तो यह है, कभी सपा में है, कभी बसपा में है, कभी किसी पार्टी में है, वो बीजेपी में बदलते रहते हैं, लेकिन बघेल को वोट अच्छा मिलता है। ये एक उनमें खासियत है कि जहाँ से लड़ते हैं उनको वोट अच्छा मिल जाता है। लेकिन अखिलेश यादव जो चुनाव लड़ रहे हैं वो एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से लड़ रहे हैं। यही तो अमित शाह ने कहा, अगर अखिलेश हार जाएंगे तो समझो 300 सीट जो है वो सपा हार गई। तो इसका मतलब ये है चलिए कि राजा भारतीय जी, जनता मेरे पास पार्टी ये समय की मान के कमी नहीं तो चल थोड़ा रही है कि आंकलन अगर हमें अखिलेश आपका जी और लेता है यहाँ पे, लेकिन मेरे पास समय की कमी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।